क्लास में स्वागत। अपनी ये रिवीजन क्लास चल रही है, आप सभी को मालूम है। नए साझेदार का प्रवेश हमने पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने गुडविल के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करी कि उसकी कौन कौन सी मूल्यांकन की विधियां है। अब हम आगे जो मूल्यांकन की विधियां है उनमें से दो मुख्य विधियां है उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक का जो नाम है वह है क्रय प्रतिफल विधि, जिसमें अपन उसका एक सिंपल सा सूत्र होता है, उसको लिख दें तो आपका सीधा काम हो जाएगा। और एक है सबसे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो है छिपी हुई ख्याति। कौन सी है ये? इसका सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है कि वो किस प्रकार से उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। छिपी हुई ख्याति की गणना किस प्रकार की जाती है और क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति की गणना किस प्रकार की जाती है, ये दोनों ही मेथड मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसके बाद मैं आपको ख्याति के लेखांकन संबंधित सभी जर्नल प्रविष्टियां बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल जो आपको समझ में आ सकते हैं उनको भी समझाने का प्रयास करूंगा। और इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले 25 तारीख के आसपास आपको सभी लेसन के टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे, जहां से आप अपनी खुद का स्वयं की जांच कर सकते हैं कि आपको वो लेसन कितना आता है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अधिक से अधिक उस टेस्ट पेपर में आपको मटेरियल मिले ताकि आपको लेसन और अच्छा क्लियर हो सके। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आने वाले वीडियो को भी आप इसी प्रकार देखते रहें। शुरुआत करते हैं अपन छिपी हुई ख्याति से। देखिए छिपी हुई ख्याति क्या होती है उसको आप थोड़ा सुन लें। हम जानते हैं कि जब नए साझेदार को प्रवेश देते हैं तो उस समय ख्याति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। जब नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो उस समय ख्याति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है कि हम उसको वापस रिवैल्यूट करते हैं कि आज की तारीख में हमारी गुडविल कितनी है। आपको गुडविल का अर्थ मैंने बता दिया है, ठीक है ना। तो आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि आज की तारीख में गुडविल कितनी है और उस गुडविल का एक हिस्सा नए साझेदार को लाना पड़ता है, जितने हिस्से के लिए वो है लाभ का भागीदार बनता है। 1/4, 1/5, 1/6 जो भी होता है उसके बराबर उसे गुडविल लानी पड़ती है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि छिपी हुई ख्याति किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि फर्म की पूंजी कितनी होनी चाहिए, फर्म की पूंजी कितनी होनी चाहिए और फर्म की पूंजी कितनी है। दोनों का जो अंतर होता है वो छिपी हुई ख्याति के रूप में जाना जाता है कि फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए और कितनी है। दोनों का जो अंतर है वो छिपी हुई ख्याति है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं सवाल करूंगा या क्वेश्चन करूंगा तो आप समझ पाएंगे कि छिपी हुई ख्याति कैसे निकाली जा सकती है। देखिए मैं आपके सामने एक प्रश्न लेके आता हूँ, समझिए आप। हमारा ये x, ये y और z हमारा एक नया साझेदार है और हमने इसको 1/4 इसी के लिए प्रवेश दिया और इसको मैंने कहा कि 50,000 लेके आओ। कितने? 50,000 इसकी पूंजी होगी। ओके, अब क्या होगा, सवाल इसी प्रकार आएगा और ये कहेगा इसकी पूंजी है आपके 75,000 और इसकी पूंजी है आपके पास 30,000। कितनी? 30,000। और एक लाइन और लिखी हुई आएगी प्रश्न में, सभी समायोजनों के पश्चात क्या आएगा? सभी समायोजनों के पश्चात जितने भी एडजस्टमेंट हो वो आपने कर लिए। सभी समायोजनों के पश्चात आपको ये पूंजी देती है। अब सभी समायोजन का मतलब क्या होता है कि आपने जब इस लेसन को पढ़ा होगा तो आपने समझा होगा कि हम उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। याद आया कुछ? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जनरल रिजर्व फंड के बारे में आपने सुना होगा, WCR के बारे में सुना होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ऐसे रिजर्व आपने सुने होंगे। ऐसे आपने सैलरी, बोनस, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, ऐसे नाम सुने होंगे। तो कहने का मतलब है कि X, Y और Z को सभी लाभ का हिस्सा देने के पश्चात, चाहे इसकी सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, कैपिटल या रिजर्व या आपके रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, सारा गुडविल वगैरह सब देने के बाद जो बैलेंस आता है उसे कहते हैं
आप ट्रांजेक्शन लिखते हो और फिर क्या करते हैं, क्रेडिट वाली टोटल में से डेबिट वाली टोटल को लेस कर देते हैं और लेस करने में जो पैसा बचता है उसे कहते हैं समायोजित पूंजी। इसका मतलब कि प्रश्न में आपको ये लाइन मिलनी चाहिए कि समायोजित पूंजी 75,000 और 30,000 यानी सारे समायोजित करने के पश्चात। अब आपको मैं बात करता हूं कि छिपी हुई ख्याति आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको मैं एक सूत्र लिख देता हूं। यहां आएगा आपको छिपी हुई ख्याति बराबर छिपी हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन हाफ बिल्डिंग के इसमें आए थे। ये गुडविल, ठीक है ना, और कौन सी गुडविल है, हिडन, कौन सी है, हिडन, यानी छिपी हुई ख्याति बराबर, फिर आप लिखेंगे कुल पूंजी, क्या लिखेंगे, कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की, माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित, ये सब समायोजित और एक पूंजी, ठीक है ना, माइनस नए साझेदार की पूंजी, माइनस नए साझेदार की पूंजी। ये तो हो गया आपका सूत्र। अब आपके सामने एक समस्या ये आ रही है, हंसे नहीं बेटा, है ना, हम कह सकते हैं, मुझे भी ऐसी आती है, ठीक है, पीछे इसको क्या समझ जाए, ठीक है ना, कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदार की पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी। अब कुल पूंजी कैसे निकालते हैं वो भी आपको आना चाहिए। तो कुल पूंजी बराबर, कुल पूंजी बराबर नए साझेदार की पूंजी, क्या लिखोगे, नए साझेदार, ठीक है, ये डॉट करके मैंने की पूंजी भाजक नए साझेदार का हिस्सा, क्या लिखोगे, नए साझेदार का हिस्सा, नए साझेदार का हिस्सा, यो, ठीक है। बिल्कुल ये दो चीज आपको याद रखना। मैं ये बात कर रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछने की पूरी संभावना 100% वो आपसे पूछता है। हर विद्यार्थी दूसरी मेथड को पढ़ लेता है फटाफट से, इसको भूल जाता है। सुपर प्रॉफिट पढ़ लिया, नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ लिया, ठीक है ना, पूंजीकरण विधियां पढ़ ली, वर्षों की क्रय विधियां पढ़ ली, ठीक है, भारित औसत लाभ विधि पढ़ ली, ऐसी सब चीजें आपने पढ़ ली, लेकिन इनको भूल जाते हैं। तो आपको याद रखना छिपी हुई ख्याति का प्रश्न आ सकता है और आसान प्रश्न आएगा। क्या आएगा, बस आपको थोड़ा याद रखना भी, दो चीज मुझे याद है। क्या करोगे, सबसे पहले कुल पूंजी निकालने के लिए नए साझेदार की पूंजी कितनी, 50, यानी 50, क्या लिखोगे, भाग उसका ऐसे कितना, 1/4, रिवर्स घुमा दो इसको, 50,000 × 4/1, 2 लाख, कितना आएगा, 2 लाख। तो आपके हिसाब से फर्म की पूंजी होनी चाहिए 2 लाख, कितनी होनी चाहिए, 2 लाख। चलो मेरे हिसाब से फर्म की पूंजी बनती है 2 लाख, कितनी बनती है, 2 लाख। माइनस कर देंगे पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, दोनों को जोड़ो, कितनी हो गई, 1,05,000। माइनस कर दें आप कि नए साझेदार की पूंजी कितनी है, 50, हो गया। तो आप देख रहे होंगे 1 लाख, 2 लाख में से 1 5 गए 95, और 95 से 50 गए तो 45,000। तो सीधा आपका आंसर जाएगा छिपी हुई ख्याति 45। क्या है ये, फर्म की छिपी हुई ख्याति कितनी है, 45। अब 45,000 का हिस्सा कितना ये लेकर आएगा, तो 45,000 में से जो नया साझेदार भूमि का पैसा लाएगा वो 1/4, 45 के 4 टुकड़े कर ले, 22.5, 22.5 के आधे करेगा, 22 के आधे 11, 250, कितने के, इसको 11,250 की वैल्यू लेके आगे जेड। ये हमारी छिपी हुई ख्याति कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आप इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रश्न अपनी पासबुक के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस बाकी, मेरी तरफ से ये समाप्त हो गया, ठीक है। एक और आपको मेथड में बता देता हूं, हो सकता है 1 नंबर में इस प्रकार के प्रश्न आपको मिल जाए, ठीक है। आप मेरे साथ नोट करते रहें, ठीक रहेगा, और अपने जो भी है देखिए नेक्स्ट मेथड कौन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड आपकी है क्रय प्रतिफल विधि।
क्या नाम है? पहले आप इसको सुन लें। क्रय प्रतिफल विधि में क्या होगा, या शुद्ध संपत्ति विधि भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप जानते होंगे कि अगर आप किसी व्यवसाय को खरीदते हैं, लेसन में सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है तो आपसे पूरा ध्यान दीजिए कि माना आप किसी व्यवसाय को खरीदना चाहते हैं, माना ऐसी कोई दुकान आपने देखी जिसको आपको शायद मालूम हुआ, आपको ये मालूम हुआ ये दुकान है जिसमें शायद इसकी भूमि की कीमत 5 लाख कितनी होगी। मान लिया आपने आसपास देख लिया, आसपास की दुकानों से संपर्क कर लिया और अन्य व्यक्ति से संपर्क किया, 5 लाख कितनी, और माना वो दुकान जैसे जूते और चप्पल की हो और वहां पर कुछ फर्नीचर अगर लगा हो तो आपने मान लिया फर्नीचर लगा होगा 1.5 लाख का, कितने का, 1.5 लाख। तो आपके हिसाब से कीमत हो गई 6,50,000, 6 बताए ना, 7,50,000 कितनी हो गई, 7। अब आपने इसमें देखा कि दुकान में स्टॉक पड़ा होगा कम से कम 2.5 लाख, कितने का, 2.5 लाख का, ये मान लो 3,50,000, कितने का, 3,50,000। आपके हिसाब से 10 लाख की कीमत होगी, कितनी हो गई, 10 लाख। तो आपने ये आइडिया लगाया और आप दुकान पे गए और आपने कहा कि भाई साहब दुकान हमें चाहिए, आप बेचने होंगे, तो उसने कहा भी ठीक बिल्कुल मिल जाएगी आपको। तो योर एस्टिमेटेड कितना था, 10 लाख, कितना, और आपने राउंड अप कर लिया कि चलो 10.5 11, कितने, जब आप दुकान पे गए, आपको दुकान के बारे में पूछा कि हमारे को दुकान चाहिए, तो उस व्यक्ति ने आपको दुकान की कीमत बताई 17 लाख, कितनी बताई, 17 लाख। अचानक से आपके दिमाग में है 17 लाख क्यों, आपने बताया वैसा इतना लगभग बैठ रहा होगा, तो उसने कहा भाई हमने इस दुकान को जमाया, 2 5 10 साल तक चलाया, तो ये अब अर्निंग करने लगी, क्या अर्निंग, मेरी अब पैसे कमाती है, मैं नहीं आता हूं तो भी पैसे कमा लेती है, अगर मेरी जगह कोई और व्यक्ति बैठता है तो भी ये दुकान चलती रहेगी, आने वाले कई सालों तक चलती रहेगी। यानी जैसे ही आप इस दुकान को परचेज करेंगे आपका लाभ चलता रहेगा। लेकिन अगर आप मेरे सामने कोई नई दुकान लगाते हैं तो शायद उस दुकान को जमाने में आपको समय लगता, चलाने में आपको हो सकता है 5 साल 10 साल आपको लगते हैं, लेकिन जैसे ही इस दुकान को आप परचेज करोगे आपको समय नहीं लगेगा, कस्टमर उस दुकान पे आता रहता है और सामान लेता रहता है तो ले जाएगा। इसलिए मैं एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूँ कि मेरे लाभ कमाने की शक्ति भी मैं आपको दे रहा हूँ, यानी मैं अपनी गुडविल भी बेच रहा हूँ। तो वो पैसा जो एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ना 17 लाख, यानी 7 लाख में जो आपसे एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ ना, वो गुडविल के पैसे, किसके पैसे हैं, तो ये इसे कहते हैं क्रय प्रतिफल विधि। क्या कहते हैं, तो क्रय प्रतिफल में क्या होता है कि ये मैंने लिखा सीधा गुडविल, ओके। अब मैं कितने में दुकान खरीद रहा हूं, परचेज कंसिडरेशन, इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल, नाम कहिए, यानी कि क्रय प्रतिफल, यानी इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। अब माइनस करना आपको नेट एसेट्स, क्या करना है आपको, नेट एसेट्स, क्या करना है। अब नेट एसेट्स का मतलब ये होता है कि नेट एसेट्स यानी जिसमें आप क्या करोगे, टोटल एसेट्स पे करोगे, क्या करोगे, और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज घटा दोगे, क्या करोगे, भाई आपकी फर्म की जो कीमत माना कि हमने मान लिया 10 लाख की आपकी एसेट्स है और उसमें से 1 लाख आपसे बाहर के व्यक्ति मांगते हैं, तो आपकी आज की कीमत में आपको मैं 9 लाख दे सकता हूँ, कितना, लेकिन आपने चुकाया कितने, 17 लाख। इसका मतलब है कि एक्चुअल में उस व्यक्ति को 9 लाख पे करने थे, कितने, लेकिन हमने उसको कितने दे दिए, 17 लाख। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा मैं इसको दिया वो 8 लाख इसके थे गुडविल, ओके। बस ऐसा ही प्रश्न आएगा और स्पष्ट रूप से दोनों चीजें आपको मिल जाएगी। वो कहेगा क्रय प्रतिफल इतना है और शुद्ध संपत्तियां इतनी है, आप बताइए गुडविल कितनी। अगर शुद्ध संपत्तियां ना भी दें तो आप यहां से समझना, वो कह देगा कुल संपत्तियां इतनी है और बाहरी दायित्व इतने हैं, कुल संपत्तियों में से TA टोटल एसेट्स में से बाहर के दायित्व घटाकर आएगा नेट एसेट्स, नेट एसेट्स को परचेज कंसिडरेशन से लेस कर देना तो आ जाएगी गुडविल, क्या आएगी। और अगर आप कहें कि इसका सवाल अगर रिवर्स हो जाए कि माना उसकी संपत्ति 9 लाख की बनती है तो उसको 7 लाख दे दो, अगर वो 7 लाख में ही बेच दे तो 7 लाख में ही, तो आपको फायदा हो ना। उसे कहते हैं पूंजीगत संचय, क्या कहते हैं, कैपिटल रिजर्व, क्या नाम आएगा। अगर ये माना कि आप इसी चीज को आप 7 लाख में खरीदते, कितने में, 7, तो अब ये माइनस में आंसर आके 2 लाख, क्या थे
क्या कहेंगे? कैपिटल रिजर्व। आपसे एवरेज करने से सवाल पूछे जा सकते हैं। माना कि क्रय प्रतिफल से हमने यानी जो क्रय प्रतिफल है वो शुद्ध संपत्ति उससे भी कम है, तो क्या आंसर आएगा? पूंजीगत संचय। क्या आएगा? पूंजीगत संचय। ठीक है। और अगर आपका क्रय प्रतिफल शुद्ध संपत्ति से ज्यादा है तो आएगी गुडविल। क्या आएगी? हमारी तरफ से गुडविल के बारे में जो भी बातचीत करनी थी, जो उसके मूल्यांकन की विधियां थी, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है ना। आज हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे और इस वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे। देखते हैं कि गुडविल का लेखांकन किस प्रकार होता है। गुडविल का उसकी कुछ जर्नल एंट्रीज में आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकल अपन नहीं कर पाएंगे भी, केवल आपको जर्नल एंट्रीज में बताऊंगा, उनके माध्यम से आप प्रैक्टिकल करने का प्रयास करेंगे। देखिए गुडविल के लेखांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है ना। ये है आपकी अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है ना। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है ना। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल इस प्रकार होगी। देखिए आप यहाँ पर क्या होता है, ख्याति का पैसा दो रूप में आता है, या तो नकद में आएगा, क्या आएगा, या उधार में आएगा। आप इसको समझना, बस इतना ही समझना आपको। या तो जो नया साझेदार गुडविल का पैसा लेकर आएगा, या तो नकद लाएगा, या केस में लाएगा, उधार में लाएगा। इसमें लाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अगर निजी रूप में गुडविल दी जाती है, निजी रूप का मतलब आप जानते हैं कि ए और बी साझेदार है और सी को प्रवेश दिया गया है और सी ने गुडविल का पैसा सीधा ए को दे दिया बिना बताए बी को, इसको तो इसका लेखा हम नहीं करते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं क्या जो निजी रूप से गुडविल दी जाती है उसका लेखा किया जाता है? तो नहीं किया जाता, क्योंकि निजी गुडविल को हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि उस गुडविल को जिसमें ए का भी नॉलेज है और बी का भी नॉलेज है कि भी ये पैसा आया है और सी ने मुझे दिया है, फर्म के लिए दिया है, तो सार्वजनिक रूप से जो गुडविल आएगी उसका लेखांकन किया जाएगा। निजी रूप की गुडविल का लेखांकन नहीं किया जाएगा। बात खत्म। तो हम समझ गए होंगे कि गुडविल किस प्रकार से आएगी? दो प्रकार से आएगी। दो नगद में आती है तो उसकी फर्स्ट एंट्री होती है कैश टू गुडविल। क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है। कैश आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, जो वस्तु आती है डेबिट करो। और गुडविल फर्म के लिए फायदा क्या है? फायदा। और हम फायदे का नियम से पढ़ा था कि क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, जितने भी लाभ हो या जितनी भी आय हो उसको क्रेडिट करो। मैंने क्रेडिट कर दिया। अब ये जो गुडविल का पैसा है ये किसका रहेगा? पुराने साझेदारों का। किसका रहेगा? पुराने साझेदारों। एंट्री वापस हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ ओल्ड में लिखना सैक्रिफाइसिंग, देखोगे सैक्रिफाइसिंग, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो व्यक्ति त्याग करेगा उसी को हम गुडविल देंगे, यानी त्याग के अनुपात इसमें आएगी। और त्याग का अनुपात कैसे निकालते हैं वो शायद आपको आता होगा, हमने पढ़ा भी था कि त्याग का जो अनुपात होता है वो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। क्या होता है? त्याग बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है ना। यानी कि ए और बी साझेदार हैं और यहाँ पर सी आया है। अगर त्याग बी ने किया है तो गुडविल बी रखेगा, अगर त्याग ए ने किया है तो गुडविल ए रखेगा, अगर त्याग ए और बी दोनों ने किया तो गुडविल दोनों ही रखेंगे। इसलिए त्याग में जो त्याग करेगा वही गुडविल देगा। क्लियर है। अब तीसरी एंट्री होती है कि माना इस गुडविल का पैसा पुराने साझेदार यानी दोनों निकाल ले, लाएगा कौन? सी। कौन लाएगा? सी। और लेंगे कौन? ए और बी, या ए या बी या ए और बी। अगर ये पैसा निकालते हैं तो इनको कर दो डेबिट, तो आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है ना। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लिख देना कैश, क्या लिख दोगे, या फिर बैंक। अगर बैंक के माध्यम से निकाले बैंक कैसे एंट्री आपको समझ आनी चाहिए। और ये एंट्री तभी करनी है जब पैसा निकाले। ठीक है ना। बाकी आपको दो एंट्री फिक्स करनी ही है। ठीक है। और अगर ये व्यक्ति इसका हिस्सा नकद में नहीं लाता है, माना कि इसका 20,000 इसका सब 20,000 की गुडविल है और 20,000 में माना 1/4 के लिए आया तो
अगर ये नकद में दे तो एंट्री कर दो, ठीक है ना। क्या करोगे 5 और 5 फिर करोगे और 10 नहीं बेटा 5 5 और 5, ठीक है। ये आएगा 5, क्या आएगा 5। सेक्रीफाइस कौन है, ए और बी, और हमारा इसका पास 2 पर 3 क्या है 2 पर 3, फिर 2000 इसके निकाल लिया पैसा वापस पूरे ही, तो वापस 2 इसके 3 इसके 2 के 5 आधा निकाला है तो 2 के आधे 1, 3 का आधा, ठीक है। और अगर उधार में ले पैसा, इसमें रहे उधार में, तो एक एंट्री पहले हुआ करती न्यू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर्स। क्या होता है न्यू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, क्या होती है न्यू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर। अब नया कौन है वो, ठीक है, और पुराने कौन है, तो नया कौन है सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, लेकिन शायद आज चेंज कर दिया, करंट नाम लिखना स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया, ठीक है ना, यानी उसके करंट अकाउंट से उन्होंने एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो करंट अकाउंट भी लिखा जा सकता है। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूं न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, क्या है एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री, और ये भी होती क्या आगे के सोचिए क्या आगे के अनुपात में, क्लियर है। ये आज हम इस वीडियो में केवल जर्नल एंट्री के बारे में हम देख पाएंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो हमारे आने वाली वीडियो हैं उनके आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।